डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल ऑफ मिक्सिंग क्वालिटी और कॉस्ट और बेस्ट और क्लीनिंग इन ब्लू रूम लाइन एंड कार्डिंग और कॉम्बर बेस्ट के द्वारा जो यान रियलाइजेशन हमारा प्राप्त होता है, उसका समेशन फाइनली कंक्लूसिव हम जब निकालते हैं तो जो हमारा यान रियलाइजेशन निकलता है, जब हम ऑप्टिमाइज करके सारी चीज़ें चलते हैं तो कितना यान रियलाइजेशन को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है, यान रियलाइजेशन का मतलब क्या है। यान रियलाइजेशन का मतलब है, अगर हमने सपोज दैट 100 केजी हमने फाइबर लिए, तो उससे हमारा फाइनली यान कितना बन के तैयार हुआ, एक्सक्लूडिंग वेस्ट एंड मैनी मोर थिंग्स। सपोज दैट हमने 100 केजी फाइबर लिए थे और हमारा यान 97 केजी बना, तो यान रियलाइजेशन 97% है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 3% हमारा हमारा जो लॉस है वो 3% हमारे गुड फाइबर का लॉस है। तो यार्न रियलाइजेशन उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा कि हमने कितना रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को लगाया, उसके बाद हमारा कितना वेस्ट निकला। तो यार्न रियलाइजेशन उस पर डिपेंड करेगा। अब क्या है, जितना हम ऑप्टिमाइज करेंगे और जितना हम यार्न को ज़्यादा बना सकेंगे, मैक्सिमम गुड फाइबर का यूटिलाइजेशन कर सकेंगे, उतना ही हमारा कॉस्ट जो है, कॉस्ट कम आएगा और इसके अलावा हमारा गेन भी बढ़ेगा। इंडस्ट्री का गेन जब बढ़ेगा तो हम ग्रो कर सकेंगे। अब रिटर्न ने क्या किया है, रिटर्न ने स्टडीज़ की, वेरियस स्टडीज़ की। उन्होंने बताया कि जो एवरेज वेस्ट निकलता है स्पिनिंग मिल में इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में, वो इस टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉटन यूज़ करते हैं, 1 इंच की कॉटन यूज़ कर रहे हैं, तो रिंग स्पिनिंग फ्रेम में अपना 1.5% फ्लाई वेस्ट है, रोविंग फ्रेम में 1% है, ड्रा फ्रेम पासेज में 0.6% है, कॉम्बर में 12% है, रिबन लैप में 1% है, स्लाइवर लैप में 0.5% है, कार्ड में 5% है, बिलो रूम में 6% है। तो ये अपना टोटल वेस्ट है। ये जो वेस्ट है इंक्लूडिंग गुड फाइबर एज वेल एज द ट्रेस है। ठीक है। अब अगर हम वन वन इंच 1/16 इंच, मतलब अगर हम 17/16 इंच की कॉटन अगर हम यूज करते हैं, तो यही वेस्ट अपना नॉर्मली रिंग स्पिनिंग में 2.2% हो जाता है, रोविंग फ्रेम में 1% है, ट्रैप फ्रेम में 0.6% है, कॉम्बर में 15% है, रिबन लैप में 1% है, स्लाइवर लैप में 0.5% है, कार्ड में 3.8% है, बिलो रूम में 5% है। तो इस हिसाब से जो हमारा वेस्ट है वो चेंज होता जाता है। ऐसे यही अगर हम लेते हैं, अगर हम सिंथेटिक फाइबर अगर देखें, तो ये रिंग स्पिनिंग का जो वेस्ट है वो 2.2% है, रोविंग फ्रेम का वेस्ट 1% है, ड्राफ्ट फ्रेम में 0.6% है, कॉम्बर यूज नहीं होता है, रिबन लैप स्लाइवर लैप यूज नहीं होता है सिंथेटिक फाइबर में, तो उसमें कोई नील है वेस्ट। और हम कार्ड की बात करें तो 0.6% है, और ब्लू रूम की बात करें तो 0.5% है। तो ये सारे जो वेस्ट है, ये हमारा बेसिकली है। अगर अब इसमें गुड फाइबर लॉस है, गुड फाइबर लॉस ज़्यादा से ज़्यादा है, तो हमारा ये एडिशन कॉस्ट का एडिशन ही करेगा। अब यही बाइंडर ने स्टडी की। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये स्टडी की कितना परसेंट हर वेस्ट में कितने परसेंट अपना गुड फाइबर्स है। उन्होंने देखा कि जो ब्रोकन एंड्स ऑफ स्लाइवर एंड लैब के जो ब्रोकन एंड्स होते हैं, उसमें गुड फाइबर 100%, स्लाइवर में तो 100% रहेगा ही रहेगा। और फिल्टर वेस्ट जो है अपना, जो भी मशीन में सक्शन फिल्टर लगे हुए हैं फ्लाई को कैच कर रहे हैं, उसमें गुड फाइबर अपना 95 से 98% है। कॉम्बर में जो अपने गुड फाइबर्स हैं वो 95 से 97% है। जो डर्टी अपना वेस्ट है रूम मशीन का, उसमें उसमें 35 से 55% गुड फाइबर्स हैं। कार्ड के जो लिगर इन के नीचे का जो पार्ट है, वेस्ट जो निकलता है, उसमें 35 से 55% वेस्ट है। फ्लैट और फिल्टर स्ट्रिपिंग में जो वेस्ट है वो 65 से 80% वेस्ट है। और जो अपना रोविंग का वेस्ट है वो उसमें 95 से 97% जो अपने गुड फाइबर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बहुत सारा प्रोपोर्शन ऐसा है जो हमारा गुड फाइबर है,
और जिसे हम वेस्ट के रूप में निकाल रहे हैं। अगर हम इसी वेस्ट को अगर हम इंडस्ट्री में यूटिलाइज करें तो हमारा यार्न रियलाइजेशन बढ़ेगा, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा यार्न रियलाइजेशन होगा उतनी ही हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी। हम अगर एक फॉर एग्जांपल हमारा मटेरियल अभी अगर हमने 100 किलो से अगर हम 95 kg अगर हम यार्न बना रहे हैं तो 5% हमारा लॉस है। अगर हम यही 98 kg यार्न बना सकें 100 kg से, तो हमारा जो फाइनली जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा फाइनल मटेरियल ज़्यादा निकल रहा है, तो हमारी जो कॉस्ट रिड्यूस होगी तो हमें या तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है या कस्टमर को हम कम्पिटिटिवनेस के कारण हम लो कॉस्ट पे भी दे सकते हैं, हम ज़्यादा मैक्सिमम मटेरियल बना के लो कॉस्ट पे कस्टमर को भी दे सकते हैं, तो हमारा मार्केट डिमांड हमारे मटेरियल की बढ़ सकती है। इस हिसाब से हम रिसाइकलिंग करके हम वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम डिफरेंट वेस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। अब जो फाइबर हमेशा जो रॉ फाइबर है हमेशा वेस्ट मटेरियल के फाइबर से बेटर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल के फाइबर हैं कहीं ना कहीं कई सारे मशीन के पाथ से निकलते हैं, तो वो उसमें स्ट्रेच्ड फाइबर होते हैं, मतलब एक तरीके से स्ट्रेंड होता है जब मशीन के बीटर के थ्रू पास हो रहे हैं, कई क्लॉथिंग के थ्रू पास हो रहे हैं, बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू पास हो जाने के बाद फाइबर स्ट्रेंड होते हैं, मतलब फाइबर नॉर्मल फाइबर की तरह बिहेव नहीं करते हैं। रॉ मटेरियल फाइबर अपना रॉ फाइबर है, तो वो ऑलवेज बेटर है उसे प्रोसेस करना इन कंपेरिजन टू द वेस्ट फाइबर। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं वेस्ट मटेरियल की। कोई कॉम्बर कॉम्बर लैब का मटेरियल है, एक स्लाइबर वेस्ट है। स्लाइबर वेस्ट आसानी से ओपन होने की पॉसिबिलिटी होगी। यही कॉम्बर की बात करें तो कॉम्बर की जो लैब का जो वेस्ट होगा वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होगा। तो इसमें जो मशीन की जब हम इनको रीयूज करने जाएंगे तो जो जो मशीन की ओपनिंग मशीन की अ, जो क्षमता है उन्हें उन्हें कार्डिंग स्लाइबर में कम लगानी पड़ेगी रेदर देन द अगर हम कॉम्बर की लैब को ओपन कर रहे हैं और जो फाइबर है वो ऑलरेडी कॉम्बर तक पहुंच चुके हैं, तो स्ट्रेट फाइबर ऑलरेडी यहाँ फिर से इन्हें ओपन किया जा रहा है, तो और ज़्यादा स्ट्रेस उन फाइबर पे बढ़ेगा। और इसके अलावा तो ये हमारी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये चीज़ें हैं हमारी रिसाइकलिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अगर हमें रिसाइकलिंग करनी है तो हमें ऐसा करना है कि हमें रिसाइकलिंग के फाइबर का प्रपोर्शन एक लिमिटेड तौर पे तय करना होगा, ताकि हमारा मटेरियल की प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिसाइकिल फाइबर यूज करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें प्रोसेसिंग में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फाइबर की जो पोजीशन है वो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड फाइबर्स हैं, तो उन्हें प्रोसेस करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से जो स्टडी की गई है वो क्या कहती है कि रिंग स्पन यार्न में किस हिसाब से हम वेस्ट इंक्लूड कर सकते हैं। कार्डेड में 5% तक, कॉम्ड में 2.5% तक। यही रोटर स्पिनिंग मिल में क्या है, रोटर स्पिनिंग बेसिकली ड्राफ्टिंग स्लाइबर से ही बनती है, तो इसमें वेस्ट ज़्यादातर हम यूज कर सकते हैं। तो रोटर स्पिन में कोल से यार्न में हम अप टू 20% तक वेस्ट यूज कर सकते हैं, मीडियम यार्न में 10% तक और फाइन यार्न में 5% तक वेस्ट हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये वेस्ट का यूटिलाइजेशन है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट है उसको हम क्लासीफाई किस तरीके से करते हैं, उसमें क्या है, एक तो डायरेक्टली रीयूजेबल वेस्ट है, दूसरा डर्टी वेस्ट है, गंदा वेस्ट है, दूसरा डस्ट एंड फ्लाई है। तो जो वेस्ट मटेरियल जो फर्स्ट ग्रुप में है वो तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और उन्हें बिलो रूम लाइन में डायरेक्टली फिर से दोबारा से इंसर्ट करके हम इसे रीयूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो अदर टू ग्रुप्स हैं उसमें क्या है, पहले गुड फाइबर का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। गुड फाइबर का एक्सट्रैक्शन करने के बाद इसका जो गुड फाइबर है और को अलग से प्रोसेस करके फिर बिलो रूम लाइन में इंसर्ट किया जाएगा। इसके और जो इसका जो वेस्ट मटेरियल एक्चुअल बचेगा उसको हम
सेपरेट करके उन्हें हम वेस्ट के रूप में कंप्रेस्ड बेल के फॉर्म में हम एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो एक हमारा जो डायरेक्टली यूजेबल है, इसे तो हमें कोई इशू नहीं है, ब्लू रूम लाइन में डायरेक्टली इंसर्ट करके हम इसको यूज कर सकते हैं। अदर टू कैटेगरी को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिप्रोसेस करना पड़ेगा, देन वी कैन यूज दैट। अब हम रिसाइकलिंग कैसे करते हैं? रिसाइकलिंग के लिए सबसे पहले हमने थ्योरी लिखी है वो आप लोग पढ़ सकते हैं जब वीडियो के दौरान। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हम रिसाइकलिंग प्रोसेस को हम करते कैसे हैं। करंट सिनेरियो में जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी मॉडर्न प्लांट्स हैं, उनमें जो भी सेटअप लगता है वो उसमें रिसाइकलिंग फाइबर का भी सेटअप लगाया जाता है। और कहीं कहीं मैनुअल सेटअप है जो रिसाइकलिंग की प्रोसेस में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज दैट जो ओल्ड इंडस्ट्रीज हैं उसमें रिसाइकलिंग मैनुअली होती है। मैनुअली से हर मशीन का वेस्ट आके ब्लू रूम लाइन में पीछे से इंसर्ट किया जाता है, मिक्सिंग से पीछे से इंसर्ट किया जाता है। तो हम उस हिसाब से, अब हमारा अगर मॉडर्न ब्लू रूम लाइन की बात करें तो उन्होंने प्रोविजन दिया हुआ है वेस्ट का कि किस हिसाब से वेस्ट को हम रिसाइकिल करेंगे। इसमें प्राइमरली क्या है, जो अपना पहली कैटेगरी का हमने पीछे डिस्कस किया था डायरेक्टली यूजेबल वेस्ट है, वो तो नॉर्मली डायरेक्टली जो रीयूजेबल वेस्ट है वो तो डायरेक्टली सीधा ब्लू रूम लाइन में अपने आप चला जाता है। और जहाँ पे भी वेस्ट ऐसा होगा, जो बाद वाले दो कैटेगरीज थी, एक डर्टी वेस्ट हो गया, एक डस्ट और फ्लाई वाला वेस्ट हो गया, इन दोनों को रिप्रोसेस करके फिर ब्लू रूम लाइन में पीछे से इंसर्ट किया जाता है। तो उसी की हम फिलॉसफी बताते हैं। ये अपना बेल ओपनर है, बेल लेआउट लगा हुआ है, यहाँ से मटेरियल निकला जो B12 यूनिक्लीन में गया। इसके बाद B70 यूनिमिक्स में गया, फिर B60 यूनिफ्लेक्स में गया। यूनिफ्लेक्स से फिर कार्ड में फीडिंग स्टार्ट हो गई, जो अपनी C60 कार्ड्स लगे हुए हैं। फिर इसके बाद कॉम्बर होंगे, जो या अगर स्लाइवर लैप होगी, ड्राफ्ट फ्रेम होगा, कॉम्बर होंगे, ये सारे इसके बाद लाइन में लगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाने के बाद यूनिक्लीन में, अब यहाँ पे जो जितना भी डस्ट डर्ट होगा यूनिक्लीन का और यूनिक्लीन के बाद का, तो ये क्या है, यहाँ पे वेस्ट ओपनर में चला जाएगा। और यहाँ पे जो ओवरऑल जितना भी यहाँ से लेआउट, जब बेल ओपनर से सीधा मटेरियल निकला तो यहाँ पे ये क्या जाएगा, इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो 3 नंबर पाइप से सीधा डायरेक्टली मिक्सिंग ओपनर में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो इन सभी का वेस्ट क्या है, जो पीछे की बैक मशीनरीज हैं, इसके द्वारा यूनिक्लीन में चला जाएगा। यूनिक्लीन से फिर मिक्सिंग ओपनर में जाएगा। अब मिक्सिंग ओपनर में जो डस्ट डर्ट वाला जो एक्चुअल वेस्ट होगा वो डायरेक्टली वेस्ट प्रेस में चला जाएगा। और रिमेनिंग जो ओके वाला मटेरियल होगा वो यहाँ से जो 3 नंबर लाइन है, यहाँ से डायरेक्टली जाके यूनिक्लीन में मिक्स हो जाएगा। फिर से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले A11 बेल ओपनर है, यहाँ से मटेरियल आगे की तरफ बढ़ा, फिर इसके बाद B12 यूनिक्लीन में गया, फिर यूनिमिक्स में गया, फिर इसके बाद यूनिफ्लेक्स में गया, फिर इसके बाद कार्ड में गया, इस कार्ड के बाद फिर जाएगा स्लाइवर लैप, रिबन लैप में, ड्राफ्ट फ्रेम में। तो ये सारी मशीनें हैं, ये कंबाइंडली लाइन में है, तो ये सारी मशीनें इसके बाद कनेक्टेड होंगी, ऑल्दो इस फिगर में दिखाई नहीं गई हैं। तो इनसे जो वेस्ट निकलेगा, इन सारी मशीन का जो वेस्ट निकलेगा वो एक ये पाइपलाइन जा रही है, वेस्ट का पाइपलाइन है, और इसके थ्रू पास आउट होके ये यहाँ चला गया। इसमें जो एक्चुअल वेस्ट है, जो डस्ट डर्ट होगी, वो वेस्ट सक्शन पाइपिंग के द्वारा सीधी डायरेक्टली बेल प्रेस में चली जाएगी।
जो वेस्ट की बेल प्रेस है, और रिमेनिंग जो एक्चुअल गुड फाइबर प्लस डर्टी मटेरियल होगा जिसे आगे भी एक्सट्रैक्ट होना होगा, वो एक नंबर से सीधा B12 यूनिक्लीन में चला जाएगा। B12 यूनिक्लीन इसको और क्लीन करेगा, फिर इसके बाद मिक्सिंग ओपनर इसे ओपन करके और ज़्यादा क्लीन करेगा। ठीक है, ओपन करके इसे और ज़्यादा क्लीन करेगा। अब ये ओपनड मटेरियल है, लेकिन परफेक्टली पूरी तरह से अभी क्लीन नहीं हुआ है, क्योंकि इसका काम क्या है, B12 यूनिक्लीन का, ये थोड़ा सा इसे ओपन करने का काम करेगा और मिक्सिंग ओपनर भी थोड़ा सा ओपन करने का काम करेगा। अब ये वाला जो मटेरियल है, इसका जितना भी डस्ट डर्ट है वो बेल प्रेस से तो होके निकल गया, यहाँ से जो भी डस्ट डर्ट होगा वो बेल प्रेस में चला जाएगा, जो वेस्ट की बेल प्रेस है, और जो थोड़ा सा ओके मटेरियल होगा वो सीधा डायरेक्टली 3 नंबर लाइन से फिर से ब्लूलूम लाइन के B12 यूनिक्लीन में मिक्स होने लगेगा। तो इस हिसाब से रिसाइकलिंग चलती है और वेस्ट जो मटेरियल है वो इस बेल प्रेस में चला जाता है। तो सारी मशीन का जो वेस्ट है वो रिप्रोसेस हो रहा है, रिप्रोसेस हो जाने के बाद फिर से ब्लोरूम लाइन में फीड हो रहा है, फीड हो जाने के बाद ये साइकिल कंप्लीट होती जा रही है, जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट ब्लॉक में प्रेस में चला जा रहा है। तो इस हिसाब से ये प्रोसेस चलता रहता है। अब मिक्सिंग का जो इफेक्ट है वो कॉस्ट पे किस तरीके से पड़ता है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिक्सिंग फॉर एग्जांपल, हम एक अपना 30 काउंट का यार्न बना रहे हैं, कस्टमर ने हमें एक्स स्ट्रेंथ दी है कि हमें इतनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। हमने उसमें हमने 30 काउंट बनाने के लिए हम नॉर्मली हमने अगर उसमें जो कॉटन है हमने DCH 32 यूज की है, उससे भी हमारा 30 काउंट बन सकता है। मिक्सिंग हमने लगाई है। एक हमारा J34 से भी हमारा कॉटन काउंट बन सकता है, हमारा संकल 6 से भी कॉटन काउंट बन सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें रिक्वायरमेंट है उसे एक्स स्ट्रेंथ की, जो जो कि कैटेगरी ऐसी है कि वो हम हमारी जो कॉस्ट है, संकल 6 की कॉस्ट मिडिल में है, J34 की सबसे लोएस्ट कॉस्ट है, और अगर हम DCA 32 की बताएं तो ये हाईएस्ट कॉस्ट है। तो हमें जो कस्टमर की जो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है वो हमें मीडियम टाइप की स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। हमने DCH 32 अगर हमने यूज करके बना दिए तो हमारे यार्न की कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। यही अगर हम सपोज दैट J34 से बनाते हैं तो मे बी ये लोअर स्टेपल कॉटन हो सकता है, स्ट्रेंथ थोड़ी सी डाउन है, हमें मीडियम स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, J34 और संकल्प 6 को मिक्स करके भी बना सकते हैं। जो मिक्सिंग के द्वारा अगर स्ट्रेंथ आएगी तो हम अचीव हो सकता है, हम जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अचीव कर लें। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो अगर हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीडियम रेंज की है तो हम हाइयर कॉस्ट की कॉटन यूज क्यों करें, इससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी और हमारी जो कॉस्ट बढ़ेगी, इसके अलावा क्या होगा कि हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी लोअर हो जाएगी। तो हम मिक्सिंग को कंट्रोल करके हम कॉस्ट को गवर्न कर सकते हैं। दूसरा ये है, फॉर एग्जांपल, मिक्सिंग ऑफ फाइनल कॉटन एज पर काउंट रिक्वायरमेंट। सपोज दैट हम 60 काउंट बना रहे हैं, 60 काउंट बना रहे हैं, हमने 60 काउंट में प्योर DCH 32 या गीजा कॉटन लगा दी जो फाइनल कॉटन है, उससे हमने 60 काउंट बनाया, क्योंकि 60 कॉटन काउंट में नंबर ऑफ फाइबर्स इन क्रॉस सेक्शन कम होंगे, इसकी वजह से हमें कॉटन को फाइनल यूज करना है। अब जब हम गीजा कॉटन यूज करेंगे तो इसकी जो इम्पोर्टेड कॉटन है बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगी। यही हम हिट एंड ट्रायल करके हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम DCH 32 और संकर 6 के कॉम्बिनेशन अगर बना लें और हमारा ये जो पर्पज अगर हमारा सॉल्व हो जाता है तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो काउंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमें मिक्सिंग लगाएं, उससे हम कॉस्ट की इफेक्टिवनेस को अचीव कर सकते हैं। अब हमारा जो वेस्ट है, कॉम्बर का जो वेस्ट है, वो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉम्बर का वेस्ट है, हम एक तो रिसाइकिल कर रहे हैं। अगर हम प्रीमियम में रिसाइकिल कर रहे हैं तो उसकी एक तो प्रॉपर्टी लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम कॉम्बर वेस्ट को हम कहाँ कर सकते हैं, कोई भी कार्डेड काउंट है तो कॉम्बर के वेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई भी हमारा जैसे अपनी
रोटर स्पिनिंग में यार्न बन रहा है तो उसे भी हम उसमें भी हम कॉम्बर का वेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कॉम्बर के वेस्ट को यूटिलाइज करके भी हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं मिक्सिंग कॉस्ट के द्वारा। अब कस्टमर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही हम मिक्सिंग को लगाएं तो उससे हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस अच्छी आएगी। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने हमें सिर्फ काउंट की रिक्वायरमेंट दी है, उसने क्वालिटी की मीडियम रिक्वायरमेंट दी है, तो हम वो मिक्सिंग लगाएं जिसमें हमारा कॉस्ट की बेनिफिट सबसे बेटर हो और कस्टमर के क्वालिटी नॉर्म भी अचीव कर जाए। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आईपीआई इम्परफेक्शन इंडेक्स की रिक्वायरमेंट दी है और स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट दी है। सपोज दैट एक मटेरियल हम 100% DCS32 से बना रहे हैं, दूसरा वही जो रिक्वायरमेंट है अगर हमारी संकल 6 और J34 के कॉम्बिनेशन से या संकल 6 या DCS32 के कॉम्बिनेशन से अगर हमारी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो हम उस मिक्सिंग को लगा के हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। इससे हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और साथ साथ कस्टमर का जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट वो भी अचीव हो रही है। तो हम ओवर कॉस्टलियस ना हो क्वालिटी पे और ना ही अंडर कॉस्टलियस हो। तो कस्टमर की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली मटेरियल हम बनाएं तो इसे हम इस प्रकार से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हुआ। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे इस वीडियो के लिंक के नीचे पूछ सकते हैं या मेरी email ID mohit@iitdelhi@gmail.com पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।